Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 9th और 10th के मैथ के वीडियोस तो सर आते ही रहते हैं। ये सर ये तो नॉर्मल है। पर अब हम लोग क्लास 11th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इसी वीडियो से हम लोग क्लास 11th के मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और अपने चैप्टर फर्स्ट के साथ। चैप्टर फर्स्ट हमारा सेट्स है। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखोगे, पहला तो CBSE के वो छात्र जो कि क्लास 11th में अभी आए हैं, वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और बिहार बोर्ड के जिसमें NCERT ही चलता है, और जो भी NCERT क्लास 11th के बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम से, वो वही सेम चीज़ क्लास 11th के बच्चे पढ़ते बिहार बोर्ड से, जो कि इंग्लिश मीडियम से ही आए होते हैं। हाँ जी, बिहार में ऐसा होता है कि क्लास 10th तक बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से, मतलब CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, और क्लास 11th-12th में जब जाते हैं तो वो नाम लिखाते हैं बिहार बोर्ड में, पर वो इंग्लिश मीडियम से ही एग्ज़ाम देते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो कि बिहार बोर्ड में है पर वो इंग्लिश मीडियम से है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि क्लास 11th में अभी जस्ट आए हुए हैं और वो इंग्लिश मीडियम से हैं। कि हिंदी मीडियम वाले को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो सारे टर्म्स इंग्लिश में हम मैं बताऊंगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं उसको समझ में आने वाला है। तो समझ में आ गया, क्लास 11th के वो छात्र जो कि CBSE बोर्ड से हैं, या तो क्लास 11th के वो छात्र जो कि बिहार बोर्ड से है लेकिन इंग्लिश मीडियम से है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्या बातें पल्ले पड़ गई है, तो मैं पहले ही बता दूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है ना, कि जो जैसा है वैसा आपको दिखेगा। तो हम लोग सर, जैसे कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में क्लास करते हो, हर एक दिन जाते हो, सर आते हैं सामने से, पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे क्लास होने वाले हैं। आपको हर एक चैप्टर के कुल 5 वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं, है ना। हर एक चैप्टर के आपको 5 वीडियो देखने को मिलने ही वाले हैं। तो क्या बच्चों, आपको ये बातें समझ में आ रही है जो कि मैं आपको जस्ट मैंने कहा है? हाँ सर, सारी बातें समझ में आ रही है। तो हम सर बेसिक से सारा चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी हाँ, जैसा कि सेट्स क्या होता है, सेट्स के कितने टाइप्स है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ बताया जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, प्रत्येक वीडियो क्लास 11th की जितने भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, उन सारे वीडियोस में आपको 5 इंट्रोडक्शन के पार्ट दिखने वाले हैं। जी हाँ, इंट्रो के आपको सारे वीडियो में फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट दिखेंगे। इसमें आपके इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट होंगे ही, पर ऐसा ना समझिएगा कि सर बस इंट्रोडक्शन करवा के छोड़ दे रहे हैं। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि सारे टॉपिक से रिलेटेड होने वाले हैं, वो भी यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चंस के साथ साथ इंट्रोडक्शन भी बताया जाएगा। दिस इज द कॉल कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, है ना। तो इसी को बोलते हैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर, बातें तो पल्ले पड़ रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या कैसे होने वाला है? जी हाँ सर। अगर आप इसके नोट्स चाहते हो तो हमारे इसी वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक छोड़ दूंगा, उस पर क्लिक करोगे और वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर लोगे। एज यू विश यू कैन डू इट, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा, ठीक है, वैसा कर सकते हो। तो सर ठीक है, चैप्टर 11 का पहला चैप्टर मैथ का सेट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेट्स को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू सी द डिफिनेशन ऑफ सेट, कि सर सेट्स होता क्या है। तो मैं अगर इसका डिफिनेशन लिखना सर चाहूँ क्या? हाँ सर, चाह दीजिए और लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो सेट्स होता क्या है? तो बच्चों ऐसे बोल सकते हो, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सर क्या लिख दिया आपने? ध्यान से पढ़ोगे, डेफिनेशन को ध्यान से सुनोगे और देखोगे भी, कि जो सेट होता है ना, एक कलेक्शन है, एक समूह है। सर किसका समूह है सर? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का समूह है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, किसी भी एक निश्चित चीज का समूह को सेट्स बोल सकते हैं सर। जैसे एग्जाम्पल ऐसे कोई बोले आपको, जैसे कि कुछ रिप्रेजेंटेशन करवाने वाले हम सेट का, लेकिन उससे पहले अभी बस आप डिफिनेशन देखा, और सेट्स यूज़ कहाँ करते हैं सर? ये तो डिफिनेशन हो गया कि जो सेट्स होते हैं, एक कलेक्शन होता है, एक समूह होता है, किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उसको सेट्स बोलते हैं। अभी मत घबराओ, डिफिनेशन से अगर समझ में नहीं आए तो आगे जो रिप्रेजेंटेशन करवाने वाले हैं उसमें आपको समझ में आने वाला अच्छे से। तो इस चीज़ का टेंशन आप लोग को लेना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, 2 मिनट देखते हैं वीडियो, बोलते हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, 10 मिनट कम से कम देखो, तब नहीं समझ, तब वीडियो को बैक करके दूसरे वीडियो पर जा सकते हो। यू आर फ्री टू डू इट, है ना। तो सेट्स क्या है समझ में आया? पूरा नहीं, आधा समझ में आया, जिससे समझ में आया। आगे देखें, सेट्स सर इसका सर यूजर्स कहाँ कहाँ है? सेट को सर यूज़ कहाँ करते हैं? सर सेट को यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए। किसको सर? तो रिलेशन एंड फंक्शन को। ये आपका सेकंड चैप्टर होने वाला है, जहाँ पे सेट्स का यूज अच्छे खासा तरीका से आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन में। तो इसका यूजर्स वहाँ पे हैं, इसीलिए हम लोग सेट सीखना पड़ता है, और बहुत जगह पे इसका यूजर्स है। थ्रू आउट द क्लास 11th-12th आपको देखने को मिलेगा, मेनली क्लास 11th-12th पे भी है रिलेशन फंक्शन, चैप्टर फर्स्ट ही है, उसमें देखने को मिलेगा।
तो ये हो गया सेट्स। कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो कि मुझे बताने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं जो मुझे आपको बताना है। सर क्या है वो बातें? तो फर्स्ट से ये जो सेट्स है, इसका जो थ्योरी है जो कि आप पढ़ रहे हो, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा बताया गया था, पता? किसको पता है? सर ये जो सेट का थ्योरी है वो जॉर्ज कैंटोर के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज कैंटोर का, जिनका जन्म में भी 1845 से 1915 तक करीबन, देख लेना, जन्म से फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं मरण से फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जिनके द्वारा इनका ये सेट जो थ्योरी है इनका दिया गया था। जो चैप्टर है जो आप पढ़ पा रहे हो, इन्हीं की वजह से पढ़ पा रहे हो। सर अगर ये नहीं होते तो क्या हम नहीं पढ़ पाते? हाँ जी, आप लोग नहीं पढ़ पाते, इस चैप्टर से वंचित हो जाते। अब कई बच्चों के यहाँ दिक्कत है, सर इन्हीं की वजह से पढ़ना पड़ा है इनको, तो ऐसा बात नहीं, ग्रेट मैथमेटिशियन बोल सकते हैं आप, जिनके द्वारा ये चैप्टर का आपको देखने को मिल रहा है ना। ठीक है सर। तो आप क्या सर सेट्स के अंदर आने वालों की अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, आप सेट्स के अंदर हम लोग आ सकते हैं, अब सेट्स के अंदर हम लोग आ सकते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने वाले, फर्स्ट टॉपिक जो आपको डालना है वो डालना है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग जस्ट अभी देखने वाले हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई आपसे पूछे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपको बताने हैं। नेचुरल नंबर को, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको कैपिटल एन से नोट किया जाता है। ठीक है जी हाँ सर। कोई आपसे पूछ सकता है सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स जिसको कैपिटल डब्ल्यू से आप लोग दिखाते हो। कोई आपसे पूछ सकता है बच्चों सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। सर कितने सेट है यहाँ पे? अरे तो देखते तो जाओ, बहुत सारा है अभी तो। देयर लॉट्स ऑफ सेट इन दिस चैप्टर, लेकिन ये कुछ मेन है जो मेन हमको पता होने चाहिए, पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत ही आएंगे आगे। ठीक है, और हो गया सर सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जिसको कैपिटल आई से या तो कैपिटल जेड से भी नोट किया जाता है। क्या है कैसे बताने वाले हैं, पहले नाम देख लो पहले सबका। फिर सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। अरे बच्चों बहुत सारे सेट्स है, कितना मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, जो मिलनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ढेरों सारे सेट्स हैं पर फिलहाल के लिए इतना देखते हैं। पर सेट सर लिखें कैसे, आपने तो वो हमें बताया नहीं, बस डिफिनेशन बता दिया ऊपर ऊपर, और कौन इसको डेवलप किया, थ्योरी किसके द्वारा दिया गया वो बताया, अब बस बात खत्म। आपने बोला कि ये सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते उस पर आ गया, लेकिन सेट सर सेट्स लिखे कैसे, क्या तरीका लिखने का सेट्स, वो क्या बताएगा? अरे वो मैं ही बताऊँगा, कौन बताएगा? पर साइड में, मेरे साइड में आप अपने नोट्स में लिखना कि सेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि हमें देखने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेट इज रिप्रेजेंटेड, ये नोट करके लिख लोगे, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। सर एक बात तो समझ में आ गया, जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर है आपके पास, उससे किसी भी लेटर से आप सेट को डिनोट कर सकते हो, लेकिन कैपिटल होना चाहिए वो लेटर। ठीक है सर। द सेकेंड थिंग इज दैट द एलिमेंट, जिसको आप मेंबर भी बोलते हो, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी बोलते हो, आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे तो उसके एलिमेंट्स मेंबर्स को स्मॉल लेटर से करना पड़ेगा। सर आप जो नोट्स लिख रहे हो वो मतलब तो समझ आ रहा है, पर कहाँ यूज करेंगे हम बता सकते हैं? बताएंगे कैसा? मतलब ये भाषा आपको इंग्लिश का है, लिटरेचर का है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं ऊपर में। ठीक है हाँ सर, ठीक। पहले कुछ बातें हैं जो कि समझो ना, धीरे धीरे समझोगे ना। देखो अभी क्या है 11th में, आपको पता नहीं, आपको लगता है कि आपको लगता था अभी तक कि क्लास 10th का सिलेबस बहुत हार्ड है सर, मैथ का इतना बड़ा है, नंबर भी कम आ चुका है, क्या करें कुछ समझ में आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। 10th का सिलेबस इतू सा था, 11th का सिलेबस इतू सा है, तो आप एक नया दुनिया में आ गए। 11th की दुनिया एक नई दुनिया है, आपको सिलेबस समझने में समय लग जाएगा, लेकिन टीचर्स अच्छे हों तो सिलेबस जल्दी समझ में आ जाता है। कितने बच्चे 1-2 महीना तक सिलेबस ही समझते रहता है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, इसमें इतने पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक फिजिकल वगैरह वगैरह, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन क्लास 11 दैट यू हैव डजंट नो अबाउट इट। पर आपके टीचर आपको बताएंगे, टेंशन लेने की बात है ही नहीं, धीरे धीरे पढ़ो ना, क्या है, पहले एक स्लाइड तो कंप्लीट होने दो। अरे एक भी स्लाइड कंप्लीट नहीं हुआ भाग गए वीडियो छोड़ के, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू कंप्लीट at least 2 to 3 slides and then you have to decide whether this video is useful for you or not. Okay, ठीक है सर।
तो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। हाँ सर, ये बात तो समझ आ गया। सेकंड थिंग इज दैट जो एलिमेंट होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको ये जो भी है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट द एलिमेंट्स आर separated by कॉमास। जो एलिमेंट्स हैं जिसको मेंबर भी बोलते हो, ऑब्जेक्ट भी बोलते हो, सारे को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाएगा। और द लास्ट थिंग इज दैट मे बी आप सबको वहाँ तक दिख रहा होगा, मे बी दिस इज विजुअल। ओके, हाँ सर दिख रहा है, फिलहाल दिख रहा है। और जो सर आखिरी थिंग है, द सेट इज enclosed by curly braces। सही क्या लिख दिया आपने, मतलब कर्ली ब्रैकेट समझे हो सर, मिडिल ब्रैकेट, हाँ समझे, हाँ सर। तो ये कुछ नोट्स हैं जो कि आपको नोट की तरह ही इसे कॉपी में लिखने हैं। ठीक है सर, आपने तो हमारी नोट्स की ऐसी की तैसी कर डाली है। क्यों? पहले क्या करोगे पता है? पहले लिखोगे आप सेट क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ है, इसको डिफाइन करने में यूज करते हैं रिलेशन फंक्शन को। सेट की थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो सर जॉर्ज कैंटोर के द्वारा दिया गया। इनका जन्म और मरण लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप ये नहीं लिखोगे, उसके बाद आप ये लिखोगे कि सर सेट्स को आखिरकार लिखते कैसे हैं। तो दीज आर द थ्योरी एंड कैसे लिखते हैं मैं आपको जस्ट अभी बता दूंगा। उसके बाद जाके इस पे आना, समझ में आया कैसे करना है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करो, रिवाइंड करो, देन फिर आप देख सकते हो। यू हैव टू एबिलिटी टू डू डैट। ओके, हाँ सर। तो इन सारे चीज़ को आप मैथमेटिकल भाषा में हम लोग एक जगह लिखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार करेंगे। सर पहला बात आपने कहा कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, मतलब कि अगर हम ए लिखें तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। कोई बच्चा ऐसे लिखता है तो सर ये गलती माना जाएगा, ये गलती माना जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गया सर कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। सेकंड पॉइंट है द एलिमेंट मेंबर्स ऑब्जेक्ट। ये तीन बातें लिखी हुई हैं, एलिमेंट बोलो, मेंबर बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो। अरे भाई तेरा नाम घर पे मोनू है, दोस्त ने कुछ रख दिया, समझ रहे हो, उसने कुछ रख दिया, तो भाई सबके लिए तो अलग अलग है ना। इन द सेम वे है तो सेम चीज़, तुम हो तो एक ही इंसान, पर अलग अलग जगह अलग अलग रोल है आपका, अलग अलग नाम है आपका, अलग अलग नाम से पुकारे जाते हो, टिंडू मिंडू पिंडू जो भी है ना। ठीक है सर, तो है तो एक ही चीज़। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं। द सेकेंड थिंग इज दैट, और जैसे कि मान लेते हैं ये सेट ए है जिसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो एलिमेंट्स इसको स्मॉल से दिखाते हैं, मतलब कि मान लेते हैं ए लिखा है, ई लिखा है, आई लिखा है, ओ लिखा है, यू, ये सारे स्मॉल लेटर से हमने दिखाया, ये सारे सर स्मॉल लेटर से दिखाया गया है। और ये सेकेंड पॉइंट किधर हो? हाँ सर, द एलिमेंट्स, एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ ज़्यादा आगे भागे। हाँ, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। जो एलिमेंट्स हमने लिखा है ना उसको सर कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दो, उसको आप कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दो। इस थर्ड पॉइंट इज दैट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट द सेट इज इनक्लोज्ड बाय अ कर्ली ब्रैकेट। और ये जो सेट है उसको आप कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दो, कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर दो। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समझना कैसे करना? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ कैपिटल लेटर टू डिनोट अ सेट। हमने एक कैपिटल लेटर लिया एक सेट को डिनोट करने के लिए। अब सेट क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जैसे कि एक वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के AEIOU, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हमने इसको सेट कहा, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल में भी अप्लाई किया है। और सर एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर से दिखाए जाएंगे कभी भी आगे जाके हम लोग सॉल्व करेंगे तो। और जो एलिमेंट्स है या तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, मेंबर्स बोल सकते हो, उसको सर कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया है। ऐसा तो नहीं सबको एक जगह लिख दिया गया है ऐसे करके AEIOU, ऐसा तो नहीं सर, सबके बीच में कॉमास लगे हुए हैं। हाँ बच्चों कॉमास लगे हुए हैं। और सर लिखने के बाद इसको इनक्लोज करते हैं, इनक्लोज मतलब बंद करना होता है दोनों तरफ से, एक कर्ली ब्रेसेस से बंद करते हैं। सर क्यों? स्मॉल से नहीं करते हैं, स्मॉल से नहीं कर सकते हैं सर, बिग से नहीं, बिग से भी नहीं, कर्ली से ही करते हैं। दिस इज द रूल, है ना। अब ऐसा सवाल पूछोगे कि सर जो कुर्सी होता है उसमें 4 पाई क्यों होता है, उसमें 3 पाई क्यों नहीं होता, है ना। इंसान 2 पैरों पे क्यों चलता, 2 हाथ और 4 पैर से क्यों, तो वो जानवर हो जाएगा ना भाई। इसीलिए जो रूल है वो आपको बताया गया है, इस तरह से आप लोग सेट को डिनोट करने वाले हो। तो सेट को कैसे नोट करना है क्या समझ में आ रहा है? क्या मैं एक साइड का चीज, एक साइड के जो पार्ट उसको रब कर दूँ, क्योंकि मुझे ये थ्योरी भी लिखानी है यहाँ पे, है ना। तो मैं चाहता हूँ इधर का नोट्स आप नोट कर लें जल्दी से, वीडियो पॉज करके, और मैं क्या करूँ इसको रब कर देता हूँ, समझे। तो कैसे नोट किया जाएगा पता चल रहा है, कुछ कुछ दिमाग में आ रही है, मैं उसको रब नहीं करने वाला, मैं इसको रब करता हूँ, मुझे ये सर का जगह का काम है, ठीक है। ओके सर, नाउ वी हैव टू मूव ऑन दिस टॉपिक कि सेट एंड देन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा दिया, अब इन सारे सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लो आप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि सर जो नेचुरल नंबर होते हैं
हमें पता है नेचुरल नंबर क्या, अरे इतना तो पता है ना, 10th से आए हो 11th में, 10th में पढ़े हो कि नहीं, उससे पहले भी पढ़ाया था, छोड़ो 10th में पढ़े हो, हाँ सर। तो पता है सर, सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जो कि हमने सारे को कैपिटल लेटर से ही किया है, हाँ सर। उसके बाद सर इसको ब्रैकेट में हम लोग दिखाते हैं, ब्रैकेट के अंदर सारे काम ब्रैकेट के अंदर होंगे सर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो, फिलहाल रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो जो नंबर्स होंगे उसी को हम लोग लेने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर्स क्या होता है बोलो तो सर बोलोगे 1 2 3 4 5 6, सर जाता जाएगा अप टू इन्फिनाइट तक, बात खत्म, ब्रेसेस को बंद कर दो। तो ऐसे डिनोट कर सकते हो आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, जिसको आप कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हो। सर आपने तो कहा था इसमें स्मॉल लेटर्स होंगे, ये तो नंबर्स लिख दिया आपने। अरे मूर्खो, जब सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, आगे बढ़ोगे, टेंशन क्या ले रहे हो। तो जहाँ वहाँ से जब हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और अंदर के नंबर्स को अल्फ़ाबेट से दिखाना होगा, तो वह स्मॉल में ही करेंगे, ये हमने कहा। नंबर्स लिखे तो नंबर्स को नॉर्मल लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अब सेट ऑफ होल नंबर क्या है, पता है सर होल नंबर क्या होता है, सर जो जीरो से स्टार्ट हो, बात खत्म। तो ब्रैसेस के अंदर होगा, सारे आपको जो कॉमास होंगे उससे सेपरेट किए गए होंगे, बात खत्म। अब ब्रैसेस से बंद होगा, जो मिडिल ब्रैकेट है उससे बंद किया जाएगा। अब खुद से लिख सकते हो सेट ऑफ रेशनल नंबर के सेट क्या होते हैं, खुद से लिख सकते हो कुछ भी यार, इतने बड़े हो गए, 22/7 लिख लो, 1/2 लिख लो, 5/6 लिख लो, देयर लॉट्स ऑफ नंबर्स। सारे को सेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे को सेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फर्दर इसको भी कर सकते हो, है ना। मैं ये बताने का बस एक ही मेरा कारण था, वो क्या सर, कि इन सारे सेट्स को अगर मान लेते हैं एग्जाम में ये पूछ जाए कि ये किस चीज़ का सेट है, ये आपको जहाँ मतलब इधर का कुछ नहीं देगा आपको, बस ये पूछेगा ये किस चीज़ का सेट है, तो आप देखोगे ब्रेसेस के अंदर बंद है, सेपरेट है कॉमा से, और 1 से लेके नंबर्स लिखे हैं अप टू इन्फिनाइट तक। तो देखने से लगा ये नेचुरल नंबर का सेट लगा है, तो आप एन में कैपिटल एन में टिक कर दोगे उसमें, है ना। तो इसके कारण ये आपको बताया गया, इससे अधिक इसका कोई यूजेस नहीं है। क्या बात है, समझ में आई, हाँ सर ठीक है। तो आगे का अब मैं आपको जो दो रहा वो मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, वो आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर दो, गलती होगा तो मैं कमेंट करके बता दूँगा, अच्छा ये होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले, इसको आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है सर। अब सब सिंबल्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, इस चैप्टर में ज़रूरी हैं। वो शुरुआती के जो कुछ सिंबल्स है मैं वो लिखवा रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से लिखोगे, समझोगे, ठीक है। लिखिए चलिए, हेडिंग डालिए सम सिंबल्स, कुछ सिंबल्स जो कि आपको जानने हैं। फर्स्ट सिंबल इस प्रकार का होने वाला है, देख रहे हो सर। ये तो आपने ई लिख दिया, या तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आपने सी लिखा, बीच से ऐसे कर लाइन खींच दिया, हाँ जी वही लिखा हुआ है। ध्यान से देखो इसको, कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। इसको सर कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। इसका यूज के कहाँ है जस्ट बताऊंगा एग्जांपल लेके। सेकेंड सिंबल सेम ऐसा ही रहेगा, बस एक लाइन ऊपर से खींच दीजिएगा। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। एंड थर्ड सिंबल इज दो डॉट ऊपर नीचे, जिसको आप बोलते थे कॉलन भी बोलते थे, पर यहाँ पे इसका नाम कुछ अलग, ये बोलिए, और आप या एक डंडी खींच दीजिए ऐसे करके, इसको बोलते हैं सर सच डैट। इस चैप्टर में इसको आप लोग सच डैट के नाम से जानोगे, पर इसका असली नाम क्या है, कॉलन, ठीक है। तो these are the 3 symbols that we have to use in this chapter to denote something। सर एग्जाम्पल से बताइए ना, ऐसे ही समझ में नहीं आता हमें, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लेते कोई सेट है ए, 1 2 3 4 5 6 तक मान लेते हैं, बात खत्म। अब आपसे कोई पूछेगा, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है, अगर कोई ऐसे लिखे कि 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 है, या तो ऐसे पूरा लिखे सेट ए, वैसे तो पूरा आपको कभी लिख के नहीं देगा, डायरेक्ट लिख के देगा कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, हाँ सर ठीक है। वो तो मेरी दरिया दिली है जो मैंने सेट लिख दिया आप सबके लिए। क्या 1 सेट ए से बिलोंग करता है, क्या आपको बताने हैं, क्या 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, क्या सेट ए में 1 है, तो हाँ आप बोलोगे हाँ सर ये तो बातें ट्रू लिखी गई हैं, ये बातें सही हैं। कोई आपसे पूछेगा 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए से बिलोंग करता है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, क्या बोलोगे, हाँ सर 5, ये सेट ए में भी 5 है, तो ये भी ट्रू है। कोई आपसे ये पूछ ले क्या 11 बिलोंग करता है क्या ए से, ये ट्रू है कि फॉल्स पूछ ले आपसे, क्या बोलेगा, सर इस सेट में 11 कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से बिलोंग करेगा, बिलोंग का मतलब उस सेट में वो चीज़ आना चाहिए।
क्या 11 इस सेट में है? नहीं सर नहीं है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ऐसे लिखा रहे तो इसको फॉल्स मान लेंगे, पर इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख दें डजंट बिलोंग्स टू करके कि 11 जो है ए से बिलोंग नहीं करता है, तब क्या स्टेटमेंट होगा? तब ये स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। समझे? फर्क समझ में आया? कैसे रीड करते हैं इसको? कैसे रीड कर, अगर देखो अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा लिखा रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, इसको कैसे रीड करेंगे? रीड एस कैसे रीड करेंगे? लिखना 1 बिलोंग्स टू सेट ए, इसको ऐसे हम लोग रीड करते हैं। अगर 5 बिलोंग्स टू ए रहा तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे हम लोग इसको रीड करते हैं। तो अगर लिखा रहे 1 बिलोंग्स टू ए, समझ जाना कि 1 जो है सेट ए में पाया जा रहा है। अगर लिखा जाए 11 या कोई भी नंबर ऐसा जो कि इस सेट में नहीं है, जैसे 11 है, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट ए में 11 नहीं है। और सर ये सच डेट कहाँ आएगा? सच डेट वो हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, बस आपको सिंबल का मैं नाम बताना था, मैंने आपको नाम बताया। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ ठीक है, इसको आप लिखिए। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट अवेलेबल इन दिस चैप्टर? ओके, तो दे आर ओनली 2 टाइप्स दैट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। तो नाउ वी हैव टू गोइंग टू डब दिस एंड मूव इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके सर ठीक है। तो नाउ सर वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट कि सेट्स के कितने प्रकार हैं वो हम लोग पढ़ने वाले अभी देखोगे सब कुछ। सब तो सब लोग टॉपिक का नाम दोगे। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। इस सेट के भैया कितने प्रकार होते हैं? तो 2 ही होते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, कि सेट को किन किन फॉर्म में किन किन तरीके से दर्शाते हैं उसी को बोलते हैं फॉर्म बोलते हैं। तो पहला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, जिसका प्यार से एक नाम रखा गया है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कहीं पर लिखा रहे ये हमारा जो नाम है टेबुलर फॉर्म, समझ जाना वो रोस्टर फॉर्म की ही बात कर रहा है। ठीक। एंड द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बात है, पल्ले पढ़िए। दे आर 2 फॉर्म अवेलेबल टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो 2 तरीके होते हैं कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करने के, या तो वो टेबुलर फॉर्म में हो या तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। ठीक। अब फर्दर जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो एरो डायग्राम देख लेंगे, है ना, पर वो अभी आप इस चैप्टर में उसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, फर्दर पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पढ़ेंगे 11th में ही सर सारी चीज़ को। ठीक है, मज़ा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस पे चर्चा करने वाले? फर्स्ट ऑफ ऑल सब बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे जय माता की नहीं, क्या चीज़ करने वाले हैं? अरे हाँ सर रोस्टर फॉर्म। सर रोस्टर फॉर्म है सर ये हमारा, जिसको हम लोग ने आपने जस्ट कहा है टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सर फर्स्ट अक्षर कैपिटल लिखिए ना। ठीक है, आपकी बात मानी जा रही है। ठीक। तो ये सर ये रोस्टर फॉर्म और ये टेबुलर फॉर्म क्या होता है? कुछ नोट करने वाली बातें, कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ये समझना है कि ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ बातें होती है जैसे कि ऑल एलिमेंट्स आर विजुअल, ऑल एलिमेंट्स आर विजुअल। सारे एलिमेंट्स आपको इसमें दिखेंगे साफ साफ दिखेंगे। अगर आप बुक खोलिए तो कोई भी एग्जांपल देख रहे हो डायरेक्ट आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। अच्छा 1 5 6 7 ऐसे ऐसे करके एलिमेंट्स डायरेक्टली टू विजुअल होंगे आपको। द सेकेंड पॉइंट इज ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा कॉमास एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे। ठीक है सर, सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड वन, जल्दी लिखो आप सब पॉइंट को, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और द लिस्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलिमेंट्स, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं रहे, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। मतलब सर अगर मान लेते हैं कोई ऐसा सेट निकल के आ गया जहाँ पे 1 2 बार लिखा गया या तो 2 3 बार लिखा गया, तो उतना बार आपको नहीं लिखना है। आपको सेट लिखते वक्त एक ही बार उसको लिखना है। 2 3 बार रहेगा फिर भी उसको आपको एक ही बार लिखना है। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। तो दीज आर द थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन द रोस्टर फॉर्म। पहला तो एलिमेंट्स विजुअल होंगे, दूसरा तो एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा कॉमा के द्वारा और उसको इनक्लोज किया जाएगा कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। थर्ड इज दैट एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेने की बारी आ गई, आप एग्जाम्पल लेने की बारी आ गई। मान लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अच्छा कुछ अलग लेते हैं, कुछ अलग लेते हैं।
क्या लिखें सर, ये डॉक्टर का राइटिंग सर ऊपर जा रहा है, तो राइट द, सर ये राइट लिखा हुआ है, कहाँ से लग रहा है आपको राइट? ये भाई मेरे को तो राइट ही लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा सा चेंज करने कर सकता है क्या? हाँ सर, थोड़ी सी नहीं, बहुत सर, बहुत सर, आप लग रहा है ना अच्छा से। हाँ, तो राइट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर समझते हो? इंटीजर होता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स पे आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स पे आते हैं, जीरो भी आता है। पर क्या पॉजिटिव इंटीजर समझते हो? जो 1 से लेकर इन्फिनिट तक हो, जिसको आप नेचुरल नंबर भी बोलते हो, उसका जो सेट है वो ही दिखाना है हम लोग को। तो सेट्स को कैसे दिखाते हैं सर? कैपिटल्स दिखाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कैपिटल आप चुन सकते हो सोल्यूशन में। मान लेते हैं ए से तुम दिखा रहे हो, अब ब्रेसेस के अंदर बंद होना चाहिए, क्योंकि ये सब रूल हैं किसके? रोस्टर फॉर्म के। क्योंकि इसको रोस्टर फॉर्म दिखाना है तो एलिमेंट्स डायरेक्टली टू विजुअल होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे भी हो सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो दिख रहा है ना, सारे एलिमेंट डायरेक्टली टू विजुअल है, हमें एलिमेंट दिख रहे हैं सर, सही में दिख रहे हैं। हाँ, और ब्रेसेस के अंदर बंद है सर, और कॉमा की जगह सेपरेट भी किया गया है एलिमेंट्स को। हाँ ठीक है। और कोई भी नंबर एक बार से अधिक रिपीट नहीं है, ऐसा है क्या? अगर सर हम इसको ऐसे लिख दे तो, अगर इसको मैं ऐसे लिख दे तो, हमने 2 को सर 3 बार रिपीट कर दिया, तो क्या ये सही माना जाएगा? नहीं ना जी, ये सही नहीं माना जाएगा, इसको गलत करोगे आप। समझ रहा है कि कोई भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, मे बी उससे ज़्यादा क्लियर हो, मे बी यू हैव टू अंडरस्टैंड मोर देन दिस। ओके, तो एक एग्जांपल और लेने की बारी आ गई मेरी। एक क्वेश्चन और करो, सेकंड क्वेश्चन करो। ये जो वर्ड है एलिफेंट, इसका सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, बनेगा आपसे सर एलिमेंट का, सर एलिफेंट का, हाँ एलिफेंट का। तो इसको ए से नोट करोगे तो आप सर बार बार आप ए सी क्यों नोट करते हो? अरे आपकी इच्छा है, आप कैपिटल कोई भी अल्फ़ाबेट से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलिफेंट जो है इसको हमको सेट बना के लिखना है, तो ब्रेसेस के अंदर होगा। और सर एक ले लेते हैं ई, फिर है एल, फिर से सर ई आ गया, तो क्या फिर से ई लेंगे सर हम? नहीं, ई नहीं लोगे, एक बार ले लिए बात खत्म। हाँ, दोबारा नहीं लेने का, क्योंकि इस वजह से सर रूल है ना, रूल को कैसे तोड़ सकते हैं? एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते ना। तो दो बार ई आ गया तो क्या लेंगे? ना जी, नहीं लेंगे। फिर पी, पी नहीं, पी एक ही बार भी नहीं आया अभी तक। पी एच है, हाँ एच है। ए है, हाँ ए अभी तक नहीं आया है, तो ले लो। एन है, एन अभी तक नहीं आया है। सर टी, टी भी नहीं आया है, ठीक, बात खत्म। तो ये बन गया हमारा एक रोस्टर फॉर्म में एक सेट, जिसको डिनोट करें रोस्टर फॉर्म में इस एलिफेंट वर्ड का, ठीक। और कुछ लें? देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल दैट वी हैव टू टेक टू अंडरस्टैंड द सेट बिल्डर फॉर्म। फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, उतना एग्जाम्पल का कोई फायदा नहीं है। तो क्या आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आता है? इसके पॉइंट समझ में आते हैं? क्या हम लोग नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ मूव कर सकते हैं? ये रोस्टर फॉर्म था, क्या आपको समझ में आते हैं? कहीं अगर मेरे मुंह से गलती से भी सेट बिल्डर फॉर्म निकल गया हो तो माफ़ करना, है ना, हो जाते कभी कभी ऊपर नीचे। पर ये हम लोग ने समझा है रोस्टर फॉर्म, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते हो। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या क्या हो रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में? हाँ, एक तरीका समझ में आ गया सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। जी हाँ सर। सेकंड तरीका की तरफ मूव करें सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। हाँ जी सर, करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। ओके सर, जैसा कि मैंने कहा था कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप ढेरों सारे एग्जांपल ले सकते हो स्टेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए, पर मुझे एक पॉइंट समझाना है, इसी के लिए मैं वो एग्जांपल लूँगा। पहले पॉइंट समझ लो। थर्ड पॉइंट तक आपने लिखा था रोस्टर फॉर्म में नोट में। चौथा पॉइंट लिख लो, ऑर्डर ऑफ सेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सेट में ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है मेरे भाई, सेट में ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। सर बातें समझ में नहीं आ रही आपकी? एग्जांपल करें? हाँ सर ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो वर्ड दिख रहा है स्कूल, इसका सेट बनाने का है पर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर लो, ए से कर लो, मान लेते हैं, ब्रेसेस लगा दिए। अब जो जो मैंने नोट्स में बताए थे वो सारे चीज़ लिखोगे कि एलिमेंट्स डायरेक्टली टू विजुअल होंगे, कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, वो अभी मैं समझा दूंगा, ठीक। पहली बात, एस लिखा है लिखो, सी लिखा है लिखो, एच लिखा है लिखो। सर दो दो को ओ है, क्या दो दो बार ले लेंगे? नहीं, एक ही बार लेना है उसको ओ, क्योंकि एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड,
इन सेट बिल्डर फॉर्म या एनी फॉर्म ऑफ द सेट। सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, समझे? हाँ सर, एल एक ही बार ले लो। ये हुआ एक ऑर्डर जो कि हिसाब से, जो कि मैंने रोस्टर फॉर्म में इसको दिखा चुका है। पर बात करें अगर ये जो आखिरी का लाइन है, फोर्थ लाइन समझाने की सर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? सर आपका जो कर्ली ब्रैकेट है वो खतरनाक बन जाता है कभी कभी। देखो हमने एलिमेंट्स को उल्टा फुल्टा कर दिया, हमने एलिमेंट्स को उल्टा फुल्टा कर दिया, दिख रहा है आप सबको? हमने एलिमेंट्स को उल्टा फुल्टा कर दिया, तो सर ये क्या गलती हो गया? ना जी सर, गलती नहीं हुआ, बट ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इंसान की तरह लिखोगे ना, इंसान की तरह लिखोगे। हाँ सर ठीक है, बात तो समझ आ रही है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है सेट्स में, देखा जाए तो, समझ आ रही है? तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, इसी बोर्ड पे स्लाइड नहीं चेंज करने वाला हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वी हैव टू स्टडी सेकेंड टॉपिक, मतलब सेकेंड फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म देखने वाले हैं फर्स्ट। कुछ नोट्स इसमें भी होंगे ना, उसमें भी कुछ नोट्स हैं, इसमें भी कुछ नोट होंगे, कैसे काम चलेगा बिना नोट्स के, है ना। तो एलिमेंट्स आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। रोस्टर फॉर्म में क्या था, एलिमेंट्स डायरेक्टली विजुअल था, डायरेक्ट सामने से दिख रहा था, लिखा हुआ है। पर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, मतलब सर आगे समझ में आएगा, अभी बस लाइन समझो कि सर क्या पॉइंट लिखवा रहे हैं। सेकेंड थिंग, वी हैव टू चेंज सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म to solve the क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है? हम लोग को सर अगर सवाल कहीं दे सॉल्व करने के लिए, कोई सेट को सॉल्व करना हो, अब वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो उसको चेंज करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, तब जाके वो सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस दो ही नोट की बात है, इसमें और नोट निकालने की बात है ही नहीं। एग्जाम्पल्स करेंगे तो बेहतर से समझ में आएगा, एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ में आएगा आपको, है ना। एग्जाम्पल्स करते हैं, मैं भी आप लोगों ने ऊपर तक लिख लिया होगा, और नहीं भी लिखा होगा तो लिख लो वीडियो को पीछे करके, क्योंकि दोबारा से समय देने का मतलब है समय को वेस्ट करना। सर ये नाम क्यों बता दिया आपने, ये पूरा मिटा देते हैं, एक नया स्लाइड आ जाएगा अपने पास, ठीक है सर। ओके सर ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स करें, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम जस्ट अभी, ठीक। चलो मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ एक्स सच डेट, आ गया ना। कहाँ लिखते हैं, मैंने कहा था ये जो दो डॉट है ऊपर नीचे, इसका नाम तो है कॉलोन, पर इस चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ते हैं सच डेट, कहा था। और सच डेट को एक तरीका और है, कैसा सर, एक डंडी खींच दो, इसको भी बोलते हैं सच डेट। चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे इसकी जगह पे एक डंडी खींच दूं, इसको बोलते हैं सच डेट, पर अच्छा दिखता है ये, इसीलिए हम लोग, आपको ये मन है ये लिखो भाई, तुम्हारा जो मन है करो, ऑप्शन दे दिया टीचर ने आपने अपने को, ये करने का है तो ये करने का, ठीक। भाई ने बोला करने का मतलब करने का, यहाँ पे टीचर ने बोला करने का तो करने का, ठीक। तो एक्स सच डेट, एक्स कुछ इस प्रकार है कि एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। एक्स जो है कुछ इस प्रकार से है, जो एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल है। इसको आपको ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है सबको बताओगे? सर इसमें एलिमेंट्स हमें नहीं दिख रहे हैं डायरेक्टली, क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको? बता, नंबर्स या कुछ लेटर्स दिख रहे हैं डायरेक्टली? नहीं सर नहीं दिख रहे। इसका मतलब क्या, ये कौन से फॉर्म में है? सर ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आपने कहा था एलिमेंट्स डायरेक्टली टू विजुअल नहीं होते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया मेरा भाई? ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसको चेंज करना है कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेंज दिस फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, जिसको आप टेबलर फॉर्म भी बोलते थे। कैसे इसको चेंज करोगे? अभी भी ए से ही डिनोट होगा, ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, इसका मतलब आपको बस इसके ब्रैकेट में फिल करना है, बात खत्म है। एक्स क्या है? तो एक्स वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। क्या होता है वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का? सर होता है ए, ई,
आई ओ यू, पर आपने कहा था सर कि रोस्टर फॉर्म में कॉमा लगाते हैं, हमने लगा दिया। आपने कहा था ब्रेसेस बंद करना होता है, कर दिया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस सेट इनटू रोस्टर फॉर्म, फ्रॉम टेबलर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये अधिक कुछ नहीं है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, चलो। ए बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 5 से छोटी होगी। कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, बता बता मेरे भाई बता, कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। पहले पढ़ना सीख लो, सॉल्व करने से पहले पढ़ना सिखाया जाता है, फिर सॉल्व किया जाता है। पढ़ना आता नहीं, सॉल्व करने से पहले अरे भाई मैं सब, अरे भाई क्या सॉल्व करोगे तुम, पढ़ना तो सीख लो। हाँ, क्या लिखा हुआ है, सेट ए बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का। एन कैपिटल एन का मतलब बताया था नेचुरल नंबर का सेट होता है, मैंने 3-4 ही लगता है वहाँ बताएं, कुछ और लिखने तो लिख लो, मैं बोल देता हूँ। अगर ऐसा पूछे, क्योंकि आपको काम देगा वो, है ना, आपको बोले जेड प्लस का मतलब क्या है, जेड माइनस का मतलब क्या है, आर प्लस का मतलब क्या है, आर माइनस का मतलब क्या है, आपसे पूछे क्यू प्लस का मतलब क्या है, क्यू माइनस का मतलब क्या है, काफ़ी है। यहाँ पे आई प्लस भी लिखा हो सकता है और आई माइनस भी लिखा हो सकता है। आई प्लस लिखा हो, जेड प्लस लिखा हो, उसका मतलब बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आई माइनस या जेड माइनस का मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आर प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर नेगेटिव मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। और क्यू प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और क्यू माइनस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या बात है, पल्ले पड़ी, हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो इसे आप लिख लो, मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया था। ओके, अब आप यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आप स्किप क्यों किए थे, मेरी मर्जी, मेरी बोर्ड, मेरी कलम, मेरी वीडियोस, आई हैव टू स्किप ऑल दिस थिंग्स, बस मैं पढ़ाऊँगा ABCD। अरे मूर्ख, ऐसे वहाँ ध्यान से उतर गया होगा, या तो जगह कम पड़ गया होगा, हाँ ऐसा हुआ था, ठीक। तो पढ़ना सीख गए। एक सेट है ए, इस प्रकार से है, एक्स उसके अंदर एक्स है, और सच डेट का मतलब इस प्रकार से एक्स इस प्रकार से, जो एक्स जो है ना, एक्स वो सर नेचुरल नंबर है, तो ये बात हमें भूलना नहीं है। एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और एक्स को जो वैल्यूज़ हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंबल होता है ग्रेटर देन, किसका सर, ग्रेटर देन, और ये सिंबल होता है लेसर देन, लेसर देन। क्या बातें पल्ले पड़ी, हाँ सर ठीक है, बातें पल्ले तो पढ़ने लगी। रब कर दूँ, है ना, लिख लिया। सर अगर रब ही करना तो लिखते क्यों हो, अरे भाई तुमको दिखाने के लिए यार, किसके लिए, ठीक है। हाँ, अब आपको एक ऐसा सेट लिखना है ए, जिसमें एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ये रूल को भी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे 2 रूल लिखा है, ये और ये दोनों रूल को फॉलो करना चाहिए। कैसे लिखोगे तो बताओ। सर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 5 से छोटी, और वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 0 से बड़ा नेचुरल नंबर सर 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी, 6 भी। आप कहीं बच्चे ऐसे कि लिखते चले गए, उसको पता नहीं कहाँ तक, अरे मूर्ख हो, 5 से छोटा ना लेना है तुमको, तो फिर काहे ले लिए, 5 भी नहीं ले सकते हो, 5 से छोटा, अरे भाई मतलब बोल दिए तो आगे बढ़ते चल जाओ, ओके। ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म टू रिप्रेजेंट दिस सेट। ये था सेट बिल्डर फॉर्म में, ये है रोस्टर फॉर्म में। क्या बातें पल्ले पड़ी है, अभी भी बातें पल्ले नहीं पड़ी है क्या, हाँ। एक सवाल और कर ले, हाँ सर एक सवाल और, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज कर लेते हैं, चलो। कुछ ट्विस्ट लाते सवाल में। अरे सर खतरनाक ब्रैकेट काहे ला बना देते हो बारी बारी, आप बढ़िया है ना, ठीक है। यहाँ पे से खराब है, बस खराब पे ध्यान जाएगा तुम्हारा, अच्छा पे कभी ध्यान नहीं जाएगा, हाँ। इतना गर्मी में कैसे चल रहा है हम ही को पता है। चलो हाँ देखो, एक्स कैसे पढ़ेंगे, एक सेट है, अंदर लिखा हुआ है एक्स सच डेट, इसको पढ़ते हैं सच डेट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू कैपिटल मतलब होल नंबर, एंड ये जो एक्स है उसका मान 0 से बड़ा, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और ये 6 से कम होना चाहिए। देखो सिम्बल्स का मतलब, इसका मतलब है ग्रेटर देन, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। इसका मतलब है स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। बस यही लिखा हो, इसका मतलब बस ग्रेटर देन होता है, हमने पीछे बताया था जस्ट अभी। बस ये लिखा हो तो स्मॉलर देन, स्मॉलर देन,
ठीक है। अगर इसको है, अगर ये लिखा है, इसका मतलब नहीं पता है तो ये होता है इज इक्वल्स टू, गधे सब है ना, ये भी नहीं पता होगा। और अगर ये लिखा है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज डैट, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज डैट। अब पूरा मैथ का सिंबल तुमको बताओ यहाँ लिख के पूरे के पूरे हैं? नहीं सर, इतना काफ़ी होगा। ठीक है, क्या समझ आ रहा है वो चीज़, उसको साइड में रख दो, साइड की बात है हम। तो एक्स, पहली बात तो पहला शर्त कि एक्स जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, और एक्स की जो वैल्यू वो जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर या 6 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जीरो से बड़ा या तो जीरो के बराबर, अगर ये ऐसा सिंबल आता है कि नीचे बराबर आ गया तो वो मान आपको लेना पड़ेगा, वो मान आपको लेना पड़ेगा। अगर जीरो से रहता बड़ा तो जीरो को छोड़ना पड़ता, अगर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर तो ये बराबर लेना पड़ता है। मतलब तुम जो स्टार्ट करोगे सेट को लिखना वो जीरो से लिखना स्टार्ट करोगे, और कहाँ से, 6 से कम। तो ठीक है, हमने बात को समझा और हमने ये लिखा, और हमें देखने को मिल रहा है दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट विच इज़ इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, क्या बातें पल्ले पर ये समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म कर लेते हैं, क्यों लंबा हो गया 40-45 मिनट का, क्योंकि मैंने 5 इंट्रोडक्शन के वादे किए हैं, तो उसमें सवाल भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं। तो सर देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 5 वीडियो अरे बहुत बड़ा हो जाएगा, कैसे करेंगे हम लोग टैकल उसको। अरे छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, 1 घंटे के, 45 मिनट के, 50 मिनट्स के, आपके लिए बचा होगा, मेरे लिए बचा होगा अपनाने में और देखने में। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल भी करते रहेंगे, और ढेरों सारे सवाल करेंगे जहाँ पे आपको समझ आएगा कि सर देखो, कॉन्सेप्ट बता दिया टीचर ने, बच्चे आधा समझे, आधा नहीं समझे, आधा के दिमाग में नहीं गया। जब बच्चा करता है तब उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाता है, ऐसा भी होता है। तो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, साथ साथ सवाल कर रहे हो, एक नहीं 2 3 4 सवाल कर रहे हो, तो समय तो लगेगा। तो 5 इंट्रोडक्शन पार्ट आएंगे, हर एक चैप्टर के एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। देख लो कितना छोटा सा है, 45 to 50 मिनट्स का होगा मे बी शायद, है ना। तो हमने आज जो जो पढ़ा वो आपको सारे के सारे रिकॉल करने हैं, घर जाके एक बार नोट्स लिखने हैं। अगर नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक छोड़ दूंगा, उसमें क्लिक करोगे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ से चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लोगे, है ना। पूरा चैप्टर के थ्रू आउट द नोट्स मिल जाएगा आपको, हैंड रिटेड नोट्स है, छपा कर निकलवा लो, जो करना है करो, व्हाट यू वांट टू डू विद नोट्स, वो आपका काम है। मेरा काम है आपको नोट्स देना, पढ़ाना, बात खत्म है। एक बार हमारा ये ख़त्म हो जाए इंट्रोडक्शन, तो मे बी शायद इंट्रोडक्शन क्या बोलते उसको, आपके NCERT का एक्सरसाइज सोल्यूशंस करवा दूँ, अगर बोलोगे तो क्या बोलते नहीं कुछ। तो आशा करते हैं ये वीडियो में बताने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम लोग सेट्स को पढ़ते हैं, क्या है सेट्स। आई नो क्लास 11 का समय है, नया नया बच्चे आए हैं क्लास 11, उन्हें समझ में नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कवर करते हैं नए चैनल्स यूट्यूब पे, कहीं देखते हैं कि कई वीडियोस में, एक ही वीडियो में हर एक चीज़ बताने की कोशिश की जाती है टीचर्स के द्वारा, पर वो बच्चे के माइंड के ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो एक वीडियो में कैसे बच्चे समझ पाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रेगुलरली बेसिस पे वीडियोस देख सकते हैं, जैसे आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। और देयर आर लॉट्स ऑफ पिक्चर्स इन यूट्यूब जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यू नो व्हाट यू कैन डू विथ दिस चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।